एडमिनिस्ट्रेटर से कराना चाहते हैं तो ये हमारा सीजन 2 है। जो लोग हमसे अभी जुड़े हैं उन लोगों को बता दें कि हम लोग अभी हाल फिलहाल सीजन 1 कंप्लीट करके आए हैं और आप लोगों के प्यार, सम्मान तथा विश्वास के चलते हम लोग आपके लिए सीजन 2 लेके आए हैं। ये सीजन 1 से थोड़ा सा अलग होगा। कारण ये है कि ये सीजन शिक्षा तथा प्रशासक की अवधारणा पर आधारित होगा, जिसमें हम लोग शिक्षा की बात करेंगे लेकिन प्रशासकों के साथ करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को काउंसलिंग का भी इसमें एजेंडा होगा, जिसमें आप लोग अपने लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं सिलेक्टेड बंदों से। जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं उन लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि DASF क्या है। DASF से तात्पर्य हुआ करता है डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन। इस फाउंडेशन की नींव 5 दिसंबर सन 2016 को रखी गई थी। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है युवा वर्ग के लिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क करना। सर्वप्रथम ऐसी विचारधारा के लिए मैं इस DASF के सूत्रपात प्रबल अग्रवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अतीत में हमारे इस DASF द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया है, जिसमें हमने MP पुलिस, MP फॉरेस्ट, महिला एवं बाल विकास के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है। अगर आप लोगों का साथ हमें निरंतर ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम आगे और भी अच्छे अच्छे कार्य आप लोगों के लिए तथा समाज के लिए कर सकते हैं। हाल फिलहाल ये सीजन 2 का एपिसोड 1 है और इस एपिसोड 1 में हमारे प्रथम तथा मुख्य अतिथि हैं श्री आकांक्षा जैन। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा मैम का। मैम वर्तमान सिंगरौली जिले में पदस्थ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। मैम 2016 में हिंदी मीडियम से फर्स्ट रैंक तथा ओवरऑल MPPSC के एग्जामिनेशन में 12th रैंक ऑकर्ड की है मैम ने। और वर्तमान में मैम आप लोगों के समक्ष मौजूद हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव आएं, शीघ्र अतिशीघ्र। और जैसे जैसे आप लोग लाइव आते जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स को भी कनेक्ट करने की कोशिश करें। और मैं मैम से निवेदन करूंगा कि वो अब आगे की जितनी भी कमांड है वही संभालें। नमस्कार मैम। नमस्कार अंशुल जी, धन्यवाद। आपने मुझे DASF फाउंडेशन से जोड़ा और स्टूडेंट्स के लिए मुझे चुना कि मैं उनके लिए एक अच्छा कैरियर ऑप्शन दे सकती हूँ, अच्छा कैरियर के बारे में उनको सही सजेशन दे सकती हूँ। तो इट्स वेरी हाईली ऑब्लाइज्ड टू मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे उनके प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। हाल फिलहाल हमारी व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर हमने कुछ प्रश्न निकाले हैं जो कि आप लोग आपके लिए हैं। सबसे पहला प्रश्न जो बच्चों के मन में आया है कि आप जैसे सिविल सेवकों के मन में जो क्वालिफाइड कर जाते हैं उनके मन में सर्वप्रथम ये ख्याल कब आता है? क्या आपकी अर्ली एज में ही ये आपके मन में सवाल आया एट द टाइम ऑफ योर ट्वेल्थ या एकेडमिक एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ कॉलेज, और आप किसी से इंस्पायर्ड होके इस फील्ड में बिलोंग कीजिए? आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करें। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने स्कूल में सोचा या मैंने कॉलेज में सोचा। मुझे मेरा उद्देश्य ये था कि मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मुझे एक जो आत्मनिर्भर भारत का भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं, वैसे ही उस समय बहुत ओजस्वी, बहुत तेजस्वी ख्याल मेरे मन में आते थे कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो फिर मैंने ये सर्च किया कि मैं किस गवर्नमेंट जॉब में जा सकती हूँ। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन की, वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन की। फिर उनमें कई में मेरा सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन वही उनमें कहीं किसी में फिजिकल था। एक बार मेरा MP फॉरेस्ट में हुआ था, फिर MP पुलिस में हुआ, सब इंस्पेक्टर में हुआ। लेकिन फिर वो फिजिकल को लेकर फिर मैं बहुत ज्यादा उसमें मैंने आगे नहीं सोचा। फिर एकदम से 2015 का प्रीलियम्स आया, तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं प्रीलियम्स अच्छे से देती हूँ। मुझे उसके बारे में ये नहीं पता था कि उसका मेंस क्या होता है। लेकिन चूंकि मैं सागर से थी, तो सागर से एक सर हैं जिनका नाम शैलेंद्र तिवारी है। उन्होंने मुझे एक गाइडेंस दिया कि हाँ आप, उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा देखते ही साथ कि तुम DSP बनोगी। तो वो एक क्लिक किया मेरे दिमाग में कि हाँ मैं DSP बनूंगी, कैसे बनूंगी। फिर वो रास्ते सारे खुलते गए। बस यही था कि मतलब अगर कहा जाए, समअप किया जाए, तो कॉलेज के लास्ट ईयर में मेरे मन में ये ख्याल आया और फिर मैंने कंटिन्यूअसली और MPPSC दिया और कॉलेज के जस्ट बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम इस सवाल से मेरे मन में एक सवाल और आया है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपके जो गुरु हैं वही जी आपके आइडल हैं?
तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके गुरुजी ने किस तरीके से आपकी सहायता की कि आप ये जो पद है इसको अचीव कर सके। जब भी हम सोचते हैं, जैसे मैं सागर की हूँ, तो हम छोटे शहरों के लोग ये सोचते हैं कि जो भोपाल या इंदौर में, ग्वालियर जैसे शहरों में तैयारी कर रहे हैं वही स्टूडेंट जो हैं वो सफल होंगे। लेकिन जो जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने एकदम इस धारणा को पलट दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप जहाँ हो आप वहीं उसको अच्छा कर सकते हो। तो हम 4 स्टूडेंट्स ने मिलके तैयारी की थी और सर ने हम जी 4 मैम। लोगों को पढ़ाया, और मेरा वहीं से पहली बार सिलेक्शन होता गया, फिर लगातार सिलेक्शन होता गया। मेरे सर ने एक ही चीज कही पहली बार जब मैं उनके यहाँ गई, ऐसा पूछने के लिए क्या होती है प्री, क्या होती है मेंस, उन्होंने कहा एक ही बार, सेट द टारगेट, हिट द टारगेट, बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यही अवधारणा है मैम, मैं भी शिवपुरी से बिलोंग करता हूँ और इत्तेफाक से हमारी भी एक छोटी सी एकेडमी है और हमने भी देखा है कि यहाँ से बच्चे माइग्रेट होते हैं इंदौर की तरफ, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर वगैरह वगैरह। उनके मन में भी ये अवधारणा बिल्कुल। होती है कि हम बाहर जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आपने एक बेंचमार्क सेट किया है बच्चों के लिए कि वो आपको देख के प्रेरित हो सकती हैं कि अपनी होम टाउन या फिर कैसी भी जगह हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो उन परिस्थितियों के परोक्ष जाके एक अच्छा पद हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं निवेदन करूंगा हमारे जितनी भी ऑडियंस हैं कि अगर उनके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो वो लोग कृपया करके अपने प्रश्नों को शीघ्र अतिशीघ्र हमारे सामने रखें ताकि हम लोग वो क्वेश्चन मैम से डिस्कस कर सकें। मैम, एक और क्वेश्चन था आपसे। जी। क्वेश्चन ये है कि मैम, जैसे कि आपको पता है कि अभी कोविड-19 के चलते बहुत सारी शिक्षण संस्थान, बहुत सारी नहीं, मैं कहूंगा कि सभी शिक्षण संस्थान अभी वर्तमान में ऑफलाइन कार्य नहीं कर रही हैं, क्यों, और इसकी वजह से उन्हें ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। तो कोविड-19 की वजह से आपके नजरिए में क्या क्या परिवर्तन आएंगे शिक्षा प्रणाली में। सबसे पहले तो ये है कि ये वही है कि हम किस, मतलब एक जो पॉजिटिव इंसान होता है वो हर समस्या में भी वो अवसर ढूंढ लेता है, और जो एक नेगेटिव व्यक्ति होता है वो हर अवसर में भी उसको समस्या दिखती है। तो कोविड-19 एक बहुत अच्छा अवसर है जिसने शिक्षा प्रणाली में एक ड्रास्टिक चेंज लाया है। अब जो ऑफलाइन शिक्षा पद्धति है वो सीधा मतलब शिफ्ट हो गई है। ये एक आमूल-चूल परिवर्तन जो है वो कोविड-19 की वजह से आया है। और इसमें पूरा जो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है उससे बहुत सारे फायदे हैं। उससे फायदे ये हैं, एक तो स्टूडेंट्स को अब कहीं बाहरी शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ हॉस्टल्स में रहना, महंगा खर्चा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन में आप अपने घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं, नॉमिनल फीस या फिर बिना फीस के जो भी कई सारी, जैसे जी मेरा ही यूट्यूब चैनल चलता है, आपका तो मैम। लर्नर एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है। मैं स्टूडेंट्स के लिए निशुल्क मार्गदर्शन प्रदान करती हूँ द विनर्स एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से। तो ऐसे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिन्होंने सीधा ऑनलाइन पे शिफ्ट कर लिया है, तो आप ऑनलाइन से अच्छे से पढ़ के और आप अपना करियर अचीव कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, जिसमें पैसा भी नहीं, ज्यादा एनर्जी भी नहीं, भागम दौड़ भी नहीं, और अपने घर में रह के आप अच्छा एक कंफर्ट जोन में रह के और आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैम, एक प्रश्न है, प्रश्न आया है सलोनी पांडे की तरफ से। जी। उन्होंने मुझे ये प्रश्न दिया था, उन्होंने बोला था कि सर हमें मैम से ये जानना है कि हम ऑनलाइन टीचिंग में क्या अपना भविष्य देख सकते हैं। क्या अगर हमें ये अमूर्त परिवर्तन अपने साल भर तक कंटिन्यू करना पड़े ऑनलाइन टीचिंग, तो क्या हमारा इसमें भविष्य है। बच्चों के मन में बहुत से सवाल हैं। सवाल कुछ इस तरीके से रहते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग से क्या उन्हें वो सब क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वह मार्गदर्शन मिलेगा जो उन्हें ऑफलाइन में मिलता था कि नहीं मिलता था। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मेरे विचार ये हैं कि इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स। कभी कभी हम ऑफलाइन क्लासेस में बैठ के भी वो चीज नहीं सीख पाते। पचासों हजारों की भीड़ है, 10,000 स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हैं ऑफलाइन में, पता ही नहीं चल पा रहा है क्या है। तो इससे बेटर है कि हम ऑनलाइन स्टडी करें, ऑनलाइन स्टडी करके, और हमें जो भी, जैसे कई ऐसा भी है कि कई आजकल कोई कुछ तो भी लोग पढ़ाने लगे हैं ऑनलाइन में भी, लेकिन कई सारे जी मैम। अच्छे एजुकेशनल चैनल भी हैं जिनके थ्रू आप मतलब अच्छे से अपनी स्टडी और अपना एक करियर को एक दिशा में आप आगे ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें भविष्य है, और दिन प्रतिदिन ये बिल्कुल परिवर्तित ही हो जाएगा। मतलब सीधा ये ऑनलाइन पे ही आ जाएंगे, ये जो टीचर्स हैं और जो टीचिंग जो मेथड है वो सारी। तो आपको इस चीज की हैबिट डालनी होगी, और आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फोन से ही आपको अब अच्छा एक अवसर मिल रहा है, तो आप उसका फायदा उठाइए। और कोई भी, मैं ये कहती हूँ कि आप हमेशा परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। अगर आप परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे।
तो इसीलिए अगर आपको कईयों की भीड़ से आगे आना है तो आप परिवर्तन को स्वीकार कीजिए, ऑनलाइन में आगे आइए, ऑनलाइन तरीके से पढ़िए और इसमें एक पॉजिटिव वे में रहे, पॉजिटिव वे से आप पढ़िए। चलिए मैम, आपकी बात से मुझे एक चीज याद आ गई। कौटिल्य जी कहते हैं कि दुनिया में एक ही चीज स्थिर है, वो है परिवर्तन। और परिवर्तन होना संभव ही है, बिना परिवर्तन के जीवन नहीं चल सकता है। और पूजा जैन जी का एक सवाल है, उन्होंने हम आपके सामने सवाल रखा है कि मैम, आपने आपको आप मोटिवेट कैसे रखते हैं, क्या स्लोगन आप अपने मोटिवेशन के लिए यूज करते हैं। पूजा जैन जी का ये सवाल है कि आप किस तरीके के स्लोगन के जरिए आप स्वयं को मोटिवेट रखते हैं। जब मैं तैयारी करती थी तो ऐसे स्टूडेंट्स के मन में ये ख्याल आता है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरी किस्मत में होगा कि नहीं होगा, कई कई के मन में आता है कि मेरी किस्मत में नहीं होगा शायद सिलेक्शन। मैं भी ऐसा सोचती थी। तब मेरे टीचर्स कहते थे अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो इंसान मतलब परिश्रम का नाम हट जाता है इस दुनिया से। ऐसा नहीं है, इंसान जो चाहे वो कर सकता है अच्छे मजबूत इरादे से और नेगेटिविटी से दूर रह के। मेरी जो सबसे बड़ी विशेषता है, मैं फालतू की बात किसी की सुनती नहीं हूँ। और वही चीज जी। मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियरी रही। मैंने कोई दोस्त नहीं बनाए। मैंने जब तक मैं पढ़ती रही तब तक मैंने एक आइसोलेट टाइप का जीवन जिया। मैं ये नहीं कह रही कि आप मत बनाइए, लेकिन आपकी प्रायोरिटी डिसाइड होनी चाहिए। आपको क्या करना है, फर्स्ट अचीव योर गोल, देन आप वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, आप अभी क्या चाहते हैं। आपका फर्स्ट आपका जो गोल क्या है, सिलेक्शन है, तो आप उसके लिए अपना जी जान झोंकिए। चलिए ठीक, आशा करता हूँ पूजा जैन जी, आपको आपका जवाब मिला होगा। मैम के कहने का तात्पर्य ये हुआ करता है कि आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स करना है और प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपको अपने दिशा सुनिश्चित करनी है कि आपको किस कैसे पढ़ना है, ग्रुप स्टडी करना है, आइसोलेशन में जाके पढ़ना है, या ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह वगैरह जो भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम जो मुझे दिख रहा है वो ये आ रहा है कि आपने जब अपनी तैयारी करी तो उस समय के कुछ व्यक्तिगत अनुभव आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपकी तैयारी के दौरान आप कैसे पढ़ती थी। दैट मीन्स कि ग्रुप स्टडी पे आपने ज्यादा विश्वास किया है, ट्यूशंस पे ज्यादा विश्वास किया है, होम स्टडी वगैरह वगैरह। अगर अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, मैं आपको पहले प्रीलिम्स का बताती हूँ। प्रीलिम्स की हम्म। जो मूल मंत्र है वो है आप जितने ज्यादा टेस्ट पेपर दे दें, जितने जी मैम। सारे क्वेश्चन अगर आपकी आंखों के सामने निकल जाते हैं तो वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाते हैं। तो जो मेरा मुख्य एजेंडा रहा वो अगर मैंने लूसेंट ऑब्जेक्टिव करीब 4-5 बार मतलब पढ़ ली थी, 4-5 बार। और जी ऐसे मैम। ही मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए प्रीलिम्स में। उसके बाद फिर मेंस के लिए भी यही स्ट्रेटेजी रही मेरी कि मेरे सर ने कहा टेस्ट ही टेस्ट दो, पढ़ो टेस्ट दो, पढ़ो टेस्ट दो। और मैं ग्रुप स्टडी मैंने कभी नहीं की। और क्योंकि ग्रुप स्टडी एक बहुत बड़ा धोखा है जिसमें हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा अचीव कर रहे हैं। ग्रुप स्टडी अगर करनी है तो आप उस दिन कीजिए जब आपका खुद से पढ़ने में मन नहीं लगता। जैसे संडे को अगर आप फन कर रहे हैं तो आप सोचे कि हाँ चलिए अब हम कुछ तो कर लेते हैं, इससे अच्छा ग्रुप स्टडी कर लें। लेकिन आप अकेले में पढ़ने में जितना सीखते हैं, आपको जितना लर्न होता है, याद कर सकते हो, उतना ग्रुप स्टडी में नहीं होता। तो खुद से पढ़िए और अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। अपनी जो सबसे जो मेन जरूरी है, पढ़ना इतना मुख्य जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि आप पॉजिटिव रहें, आप अपने नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रहें। आप उन लोगों को ना कहना सीखे जो जो आपके सपनों पे हंसते हैं, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो ये कहते हैं जो लोग कि आपसे नहीं होगा या आप नहीं कर सकते। सबसे पहले उन लोगों से दूर हो जाएं, ताकि जो आपका ब्रेन है वो एक सकारात्मक दिशा में सोचे और ताकि आप कंस्ट्रक्टिव कुछ कर पाए। मैम, आपने बहुत ही सुंदरता से इस सवाल का जवाब दिया है और आशा करता हूं कि इस सवाल के साथ ही हमने आपके व्यक्तित्व को बहुत भली भांति पहचान लिया है। मैम, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा ये बताएं कि ट्वेल्थ के बाद आपने अपनी तैयारी किस तरीके से स्टार्ट करी। क्या आपने कॉलेज लाइफ के साथ ही सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करी थी, या पहले कॉलेज कंप्लीट किया फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करी। जैसे ही मैंने ट्वेल्थ पास किया तो मैंने बीएससी किया। बीएससी में मैंने नॉर्मल पीसीएम से किया। तब मैंने फाइनल ईयर से ही इसमें पढ़ना चालू किया और फाइनल ईयर में ही मतलब एक समझ में आने लगा। तो मैंने बीएससी करके कुछ ज्यादा कुछ मुझे बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछते हैं कि एक बच्चे को क्या करना चाहिए जो इस दिशा में आगे आना चाहता है, तो उसको आर्ट के सब्जेक्ट लेने चाहिए। आर्ट में उसको वैसे सब्जेक्ट लेने चाहिए जो उसको इस मेंस में काम कर सके।
तो जो लोग जी नो मैम। डाउट आर्ट या फिर कुछ भी लेते हैं उनको बेनिफिट होता है कई सारे सब्जेक्ट में एमपीपीएससी मेंस में, तो वो है। लेकिन मैंने बीएससी की तो उससे मेरी नो डाउट साइंस स्ट्रांग हुई, तो उसका भी मुझे फायदा मिला है। तो वही मैंने लास्ट ईयर में सोचा और फिर लास्ट ईयर में ही पढ़ते पढ़ते सिलेक्शन हो गया जी जी जी। एट द मैम एज मेरे ऑफ पास 20। 20, हाँ। मैम मेरे पास सवाल आ रहे हैं, जैसे कि श्याम सोनी जी ने सवाल किया है। उन्होंने सवाल किया है कि मैम वो स्टेनो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे इस तैयारी को एग्जीक्यूट करें, और क्या उन्हें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपने करियर ऑप्शंस में कुछ और जोड़ना चाहिए, जैसे कि कुछ और फील्ड की ओर मूव ऑन करना चाहिए, या अभी इसमें कैरी ऑन रखना चाहिए? अगर आपने स्टेनो की प्रिपरेशन की है, शॉर्ट हैंड और इन सब की प्रिपरेशन की है, तो आप इस दिशा में भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है। बाकी ये है कि जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपका जो सिलेबस है, आप उसको कवर करें। और आप ये बिल्कुल, पता नहीं स्टूडेंट्स की कैसी धारणा है कि जब कोचिंग चलेगी तभी वो पढ़ेंगे या फिर कोविड-19 में नहीं पढ़ सकते, ये बिल्कुल ही गलत अवधारणा है। आपको तो समय मिला है, फ्री समय है, आप तो पढ़िए। खुद से ही कई लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, ये सब हम खुद को ही बहाने देते रहते हैं। तो आप पढ़िए, आप सबसे पहले सिलेबस रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कीजिए और उससे आपका हो जाएगा। वही है, ये कई सादे सब जाए। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नो डाउट इसकी करिए, लेकिन इसके साथ साथ आप अन्य विकल्प भी रखिए, जैसे एमपीएसआई स्टेनो के साथ साथ आप एसआई की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो इससे मिलता जुलता जो अदर्स जॉब में वो हो, तो उसको भी आप अपनी उसमें रखिए प्रायोरिटी में। आशा करता हूँ श्याम सोनी जी को उनका जवाब मिला होगा। मैम के अनुसार, मैम के कहने का तात्पर्य हुआ करता है कि आप और भी ऑप्शन खोजिए, और साथ ही साथ इस सिलेबस पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपने मेरे हिसाब से बहुत ही अमूल्य समय आपने जीवन का स्टेनो एसआई की तैयारी में दिया होगा। चलिए ठीक मैम, एक क्वेश्चन आ रहा है शिवम जी की तरफ से। शिवम गुप्ता जी पूछ रहे हैं, मैम व्हाट चैलेंज यू फेस्ड इन योर कैरियर? क्या क्या चैलेंजेस आपके द्वारा फेस किए गए हैं कैरियर को अचीव करने के लिए? बहुत ज्यादा, एक मिडिल क्लास बच्चे को बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। मैं यहाँ कोई अपनी दुख भरी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, लेकिन मैं ये बताऊंगी कि हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस, छोटे शहर से बड़े शहर जाना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन, बुक्स खरीदना, त्योहारों में आप अपने घर नहीं जाना, और सबसे एक आइसोलेट जीवन जीना, इट्स नॉट इजी। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत गट्स चाहिए, हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखना, पॉजिटिव रखना। इसके साथ साथ ये हर समय एक नेगेटिविटी आती रहती है छोटे शहर में कि हम काश बड़े शहर में होते, काश हमारे पास इतने पैसे होते, काश हम वहां चले जाते। तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ, आप ये सब मत सोचिए। आप आप अपने आप पे विश्वास रखिए, बहुत जरूरी है अपने आप पे विश्वास रखना। और एक ऐसा मार्गदर्शक आपके पास होना चाहिए जो आपके सपनों पे विश्वास करे। तो हम्म, हर्डल्स आती रहती हैं और वही हर्डल्स हमें उतना ही मजबूत बनाती है। जितना हर्डल्स आपकी लाइफ में आएंगी, आप उतने ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो आप अपना जो है, आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और जो फल है वो आपको ईश्वर देगा। जी मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैम मेरे सामने एक सवाल आ रहा है, सवाल है अंकित सिंह चौहान का। उनका सवाल आ रहा है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट और दूसरा लिखना। उसके साथ साथ बहुत जरूरी है एक ऐसा मार्गदर्शक जो आपको सही बताए, क्योंकि कोई भी कुछ तो भी बताता है ऐसे आंसर लिखना है, ऐसे आंसर लिखना है। मेंस आंसर राइटिंग में सबसे पहले जरूरी है लिखना। अगर जी। आप मतलब, अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं और आप मतलब कभी उसमें तालाब में उतरे ही नहीं, तो आप कभी स्विमिंग नहीं सीख सकते। वैसे ही आप अगर मेंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और आपने कभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की ही नहीं, आप सीधा एग्जाम में लिखने चले गए, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एमपीपीएससी की हम बहुत जल्दी मेंस आंसर राइटिंग की क्लासेस लेने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी है, विनर्स एजुकेशन पॉइंट, जिसमें मैंने करीब 500 वीडियो डाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए। तो वो उनसे आप उत्तर लेखन शैली सीख सकते हैं। साथ ही मैंने हैंड रिटन नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं, तो आप उनको भी स्क्रॉल कर सकते हैं, उन पर विजिट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं। चूंकि मैं टॉपर रही हूँ एमपीपीएससी मेंस की, तो मुझे पता है कि हाँ, कैसे लिखा जाता है आंसर और कैसे कैसे हम लिखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए उन्हीं लोगों से सीखिए जिन्होंने सफलता अचीव की है।
ना कि ऐरे सही गहरे बात। किसी से भी। अगर आप किसी पान सही की बात। दुकान वाले से भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि ऐसे लिखा जाता है, उत्तर ऐसे लिखा जाता है। सही बात, सही बात। तो इसलिए उन्हीं मतलब एक अच्छे लोगों का ही चयन कीजिए। सही बात, सही बात। मैम, मेरे पास सामने और प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि रामवीर जी का प्रश्न आया है कि फैक्चुअल नॉलेज और कंसेप्चुअल नॉलेज फॉर एमपीपीएससी, मतलब कि किस तरीके की अपन को नॉलेज यहाँ पे अचीव करनी है, फैक्चुअल और कंसेप्चुअल। दोनों, प्री के लिए फैक्चुअल और मेंस के लिए कॉन्सेप्चुअल, दोनों। बल्कि मेन आपको दोनों ही कंबाइंड स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी कई सारे फैक्ट डालते हैं और आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए। तो आप मतलब ऐसा कुछ ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके फैक्ट अच्छे हों कि कॉन्सेप्ट अच्छे हों, आप तो दोनों की ही तैयारी कीजिए ना। आप ऐसा सोचिए, जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आप ऐसा सोचिए अगर ये मेंस में आ गया तो हम इसमें कितने फैक्ट डालेंगे। तो आप दोनों की सही बात, प्रिपरेशन सही। कीजिए। जी मैम, जी मैम। मैम, मेरे पास और प्रश्न आ रहे हैं कि प्रश्न आया है, मैम पुलिस की जॉब में क्या चैलेंजेस हैं स्टार्टिंग में, और हाउ यू डील व्हेन यू आर पोस्टेड, जब आपकी पोस्टिंग हुई थी तो आप इसमें कैसे इन चुनौतियों से डील किया, और क्या क्या चैलेंजेस आपने एट द टाइम ऑफ योर पोस्टिंग अचीव करे, या फिर मैं बोलूँ उन उन चुनौतियों से आपको गुजरना पड़ा। अब पुलिस की नौकरी बहुत इजी नहीं है, लेकिन ये है कि आप में एक जोश हो, आप में जज्बा हो तो आप कर गुजरते हैं। स्टार्टिंग में जब मैं आई तो मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, जैसे कि आपका कभी भी आपको 24/7 आपके लिए अलर्ट रहना पड़ता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको कहीं भी आना जाना पड़ सकता है, आपको कभी भी फोन कॉल आ सकते हैं, आपको मतलब अलर्ट रहना पड़ता है। तो आप ये सोचिए कि आप फ्री कभी नहीं रह सकते हैं, और आपके लिए हमेशा मतलब आपके साथ आपके ऊपर बहुत सारे बॉस हैं, तो आपको उनकी भी सारी बातें माननी पड़ती हैं, जनता, फिर आपको मीडिया के साथ मैनेजमेंट, फिर आपको जो अपराधी हैं उनसे भी लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन जब हम किसी किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो समस्याएं हम फेस करते करते हमें वो समस्याएं नहीं लगती। जैसे स्टार्टिंग में जो मुझे लगता था, अब मुझे नहीं लगता। नाउ आई एम हैबिचुअल। और फिर ट्रेनिंग में हमें इतना सब सिखा दिया जाता है कि हमें फिर फील्ड में आके उतनी कोई कठिनाई नहीं होती है। जब हमें रात्रि गश्त करनी पड़ती है तब दिक्कत होती है। फिर हमें किसी भी फेस्टिवल पे नहीं अपने घर जाने को मिलता है, ना होली पे ना दिवाली पे, तो उस समय हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन हो गया, मतलब ठीक है, अब नौकरी है तो हमें मतलब अपने आप को टफ बनाना पड़ता है। आप जितना ज्यादा रोते रहेंगे उतना ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता रोने वालों को। इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाइए और हर चीज में पॉजिटिविटी देखिए। आप जितना ज्यादा मजबूत बनेंगे दुनिया उतना ही आपको सलाम करेगी। तो बहुत अच्छी नौकरी भी है, आपको बहुत सम्मान मिलता है, आपको आपकी एक रेपुटेशन बनती है, लोग आपको जानते हैं। तो अच्छा है। और सभी नौकरी के वो होते हैं, अप डाउन्स होते हैं, तो आप जिस भी जगह पे हैं उसको सर्वश्रेष्ठ मानिए और उसमें अपना सर्वोत्तम दीजिए। जी मैम, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है, क्योंकि मैम के अनुसार मैं थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहता हूँ। मैम ने ये कहा है कि चुनौतियां हर जॉब्स में आपको मिलेंगी, चुनौतियों से घबराइए मत, डट कर उनका सामना कीजिए। और इसी के साथ मैम मेरे सामने प्रश्न आ रहा है अतुल बाथम जी का। अतुल बाथम जी ने पूछा है कि मैम एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटरव्यू में मेरा एक बार गौतम जी के बोर्ड में हुआ था, एक बार व्यवहार जी के बोर्ड में हुआ था। कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि गौतम जी आपसे से यही मेरे को सवाल भी याद पूछा आ गया जाएगा। हाँ, गौतम जी से मेरे को भी याद आ गया, मेरा इंटरव्यू भी एक बार गौतम जी के बोर्ड में था। हाँ मैम, आप कंटिन्यू कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले इंटरव्यू में। एक बार मुझे हम्म। 128 मार्क्स मिले गौतम जी के बोर्ड में, और व्यवहार जी के बोर्ड में मुझे 145 मार्क्स मिले 175 में से। तो ये है कि इंटरव्यू का जो सबसे अच्छा तरीका जो मेरे सर ने मुझे सिखाया था, जब मैं इंदौर में प्रिपेयर की थी इंटरव्यू का, उन्होंने ये कहा आप जितना ज्यादा जेन्युइन रहेंगे, आप जितनी ज्यादा सच बोलेंगे, आप मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ इंटरव्यू दे रहे उस समय हम सच बोलें, नहीं, ये आपके हैबिट में आनी चाहिए। जो एक लोक सेवक के गुण है, सच बोलें, ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें, और आपकी जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। मैं कई बार बात करती हूँ कि आप अपना विजन देखिए, आपकी क्या प्रायोरिटी है, आप क्यों आना चाहते हैं, आपके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए।
और आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको स्पष्टली आपको ना कहना आना चाहिए कि हाँ मुझे ये नहीं आता है। मतलब झूठ बोलने से या गुमराह करने से हमेशा नंबर कम हो जाते हैं। तो हमेशा सच बोलिए, आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। दूसरा, अपने बैकग्राउंड को बहुत अच्छा मजबूत करके चलिए। आपको अपने आसपास से जुड़ी हुई सारी चीजें पता होनी चाहिए। आप कहाँ रहते हैं, आपके आसपास कौन सी नदी है, उस क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स है। मतलब एक लोक सेवक को क्या एक एक विजन होना चाहिए। मैं हमेशा बात करती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे कोई सॉल्व करेगा, क्या समस्या है। मतलब जितने ज्यादा अवेयर, अलर्ट और विजन, तीन चीजें हैं। जी मैम, आशा करता हूँ कि अतुल जी को अपना जवाब मिल गया होगा, और मैम इसी के साथ अवनी जैन जी का जवाब मुझे क्वेश्चन मुझे मिल रहा है। उनके अनुसार उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मैम प्री और मींस की तैयारी में कितना डिफरेंस होता है। प्री और मेंस की तैयारी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। प्री और मेंस बहुत अलग अलग चीजें हैं। प्री वनडे एग्जाम है जिसमें सिर्फ हमें फैक्ट ही फैक्ट याद करने हैं, जिसमें हमें कोई आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं। बल्कि मेंस में छह छह पेपर हैं हमारे, हमें बहुत टाइम लिमिट है, उसमें हमें बहुत सारा लिखना पड़ता है, फिर अच्छा लिखना पड़ता है, फिर बेस्ट लिखना पड़ता है, और उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। प्री बिल्कुल अलग चीज है, मेंस बिल्कुल अलग चीज है। जो ये आप सभी के प्री और मेंस को लेके कॉन्सेप्चुअल और ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनके लिए बहुत जल्दी हम ये मेंस आंसर राइटिंग की एक सीरीज लाने वाले हैं। तो आप सभी उससे जुड़िए, ताकि आपको सभी एमपीपीएससी से जुड़े हुए एक पूरी जो तैयारी है वो आप हमारे थ्रू कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और नो डाउट, अगर आप हमारे साथ तैयारी करेंगे तो आपका हर हाल में सिलेक्शन होगा। और उसके लिए आपको ऑफलाइन पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ हमसे ऑनलाइन पढ़ते ही पढ़ते आपको इतना अच्छा हम गाइडेंस देंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। तो प्री और मेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मैम मैं एक बार और निवेदन करूंगा आपसे कि आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, उनको अपना यूट्यूब चैनल की लिंक या फिर उनके बारे में यूट्यूब चैनल का नाम एक बार और बताएं, ताकि बच्चे आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकें। हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है द विनर्स एजुकेशन पॉइंट। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है द विनर्स एजुकेशन पॉइंट में हमने एमपीपीएससी मेंस के 400-500 वीडियो डाल चुके हैं। प्रीलिम्स के प्रतिदिन वीडियो अपलोड होते हैं, और बहुत अच्छे से आपको बताया जाता है कि कैसे आपको कैसे आंसर्स लिखना है, कैसे निबंध लिखना है, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो द विनर्स एजुकेशन पॉइंट नाम से आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उसमें मेरा आ जाएगा। वरना आप सीधे सर्च करेंगे डीएसपी आकांक्षा जैन, तो उसमें मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक आपको बहुत सारी मिल जाएगी। तो उसमें आप हमसे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी डाउट है तो आप कमेंट के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, और आगामी आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मैं 100% यकीन रखती हूँ कि अगर आपने एक बार चैनल पर विजिट की तो आपके जो सारे मिसकंसेप्शन है वो सही हो जाएंगे, और आपको बेहतर नॉलेज मिलेगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को मैम के एजुकेशन चैनल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो आप लोग फटाफट जाइए यूट्यूब पे और सर्च करिए डीएसपी आकांक्षा जैन मैम, और साथ ही साथ इस चैनल को, मैम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। मैम एक प्रश्न है जो कि सोना शर्मा जी का प्रश्न हुआ करता है। उन्होंने मुझसे प्रश्न ये पूछा है कि एट द टाइम, क्या ट्वेल्थ में अगर अपन आर्ट्स सब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो क्या इसके परसेंटेज थोड़े डाउन हो जाती है कि अपन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या ये मैंडेटरी है कि आर्ट्स लें या नहीं लें? बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन होता है जो इस बार टेंथ पढ़ रहे हैं, टेंथ का एग्जाम दे के आए हैं। उनके मन में बहुत सारे ऐसे आवेग रहते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए अगर हमारा विजन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है तो। ऐसा कोई भी वो नहीं है कि अगर आप आर्ट लेते हैं तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, या आप साइंस लेते हैं तो आपके मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं। और ट्वेल्थ तक इतना कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप आर्ट्स ही लें या फिर आप साइंस ही लें। लेकिन ये है कि आप ट्वेल्थ के बाद आप जो कॉलेज में आप सोच रहे हैं, तो आप जो एक डिग्री कर रहे हैं, तो उसमें आपको जरूर ये है कि आप अच्छे से एक करियर सोचे। तो ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन एक आप अपना गोल सेट करके जरूर रखें कि व्हाट एक्चुअली यू वांट। आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं,
या फिर आप एक फॉरेस्ट सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप एमपीएसआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस लीजिए, उसमें आप सब्जेक्ट लीजिए। और बैचलर्स में आपके सारे सब्जेक्ट का बहुत महत्व है। जी मैम, आशा करता हूँ बच्चों को अपने सवाल का जवाब सही तरीके से मिल रहा होगा, और मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपके मन में जो भी सवाल है, आज ये सही मौका है, अपने सवालों को पूछ डालिए। जितने भी मन में आवेग हैं उन सबको आप लोग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। मैम, एक क्वेश्चन और है जो कि व्यक्तिगत मेरा है मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम, एट द टाइम ऑफ पीएससी, जब अपन पीएससी की तैयारी करते हैं और निरंतर तैयारी करते करते बहुत समय बीत जाता है, इस तरीके के फ्रस्ट्रेशन का शिकार बहुत से युवा वर्ग के लोग हुआ करते हैं। तो वो लोग अपने आप को ऐसी परिस्थिति में कैसे संभालें, उनको क्या करना चाहिए ऐसी दशा में जब कोई बच्चा 1 या 2 नंबर से रुकता जाता है और रेगुलरली रुकता जाता है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि आए दिन ऐसे बच्चे बहुत से मेरे सामने आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन 1 या 2 नंबर से रुक जाते हैं किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीएससी हो, चाहे एपीपीएससी वगैरह वगैरह। मैं इसमें जो मेरा विजन है, वो सबसे पहले मेरा विजन ये है कि अगर आपका 1 2 3 4 बार आपने ठीक है अटेम्प्ट दिया, आपका नहीं हुआ, तो आप सबसे पहले तो आपने जो करियर सेट किया, जैसे आपने पीएससी में अपने 4 5 साल दिए हैं, तो आपको अच्छा नॉलेज है, बस आपको क्या है, एक सही दिशा चाहिए। तो आप तरीके बदलिए अपने, ना कि अपने गोल को ही बदल दीजिए, आप अपने लक्ष्य को मत बदलिए, अपने तरीके बदलिए कि अब हम और अच्छे नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं। ऐसे समय जब जब सब लोग हमें ये सोचते हैं ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, तभी सही समय होता है बाउंस बैक करने का। तो अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि मुझे कौन सी चीज मोटिवेट करती है, तो वो है बाउंस बैक। आप फिर से खड़े होइए, फिर से खड़े होइए। जिंदगी में गिरना इट्स नॉट अ बिग डील, सभी लोग गिरते हैं, सभी लोग असफल होते हैं, लेकिन उसके बाद आप फिर खड़े होइए, फिर मेहनत कीजिए और बाउंस बैक करिए। तब जाके आप अपनी जो सक्सेस है उसको आप अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्रेस मत होइए, इसके साथ साथ अदर विकल्प भी तलाश कीजिए। जैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 5 6 बार नहीं हुआ, तो आप कोई और, जैसे तैयारी आती है, महिला बाल विकास की एग्जाम्स आते हैं, पटवारी के एग्जाम्स आते हैं, सब इंस्पेक्टर्स के एग्जाम आते हैं, तो एक ना एक जॉब ले लीजिए। जॉब के ना होने से आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है, बल्कि जॉब में आने के बाद फिर आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि हाँ, हम लीव लेके तैयारी कर लें, हमारे पास सैलरी भी आना स्टार्ट हो जाती है, तो कई सारी फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए मतलब वैसे मत चलिए आप कि मैं पीएससी नहीं तो कुछ नहीं, सिर्फ पीएससी वैसा कुछ भी नहीं। आप एक अल्टरनेट विकल्प हमेशा तलाश कीजिए, और उसके साथ साथ आपका जो मेन गोल है उसके लिए भी निरंतर प्रयास करते रहिए। आशा करता हूँ कि बहुत से लोगों को इस सेशन से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। और जैसे कि मैम ने बोला है कि हमेशा एक ही चीज के पीछे मत पड़िए कि आप पीएससी पीएससी पीएससी, अपने अल्टरनेट्स लेके चलिए, मतलब कि बैकअप लेके चलिए। जैसे कि बड़े बड़े खेलों में होता है, खिलाड़ी लोग अपने साथ बैकअप किट लेके चलते हैं। किसी का एक बल्ला टूट गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिकेट मैच के मैदान से भाग जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी बैकअप किट का यूज करेगा। साथ ही साथ अभी हाल ही में एक प्रश्न और मुझे जो दिख रहा है, वो होम ट्यूटर शिवपुरी मध्य प्रदेश, स्टूडेंट अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें। प्रश्न ये है मैम। अपन ने हालांकि चर्चा कर ली है, लेकिन फिर से मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालें इस प्रश्न पे। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि नेगेटिविटी आपको क्यों आती है, आप नेगेटिव सोचते सोचते कभी ये सोचते हैं कि मैं तैयारी बंद कर देता हूँ, कौन पढ़े। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप ये सोचिए, आपने यहाँ आने का निर्णय क्यों लिया था, आपने ये क्यों सोचा था कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊंगा या मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी तो कोई भी जी सकता है, लेकिन अगर हमें ऊपर उठना है तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो क्षणिक सुख की बजाय आप परमानेंट सुख ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्षणिक सुख है क्या, दोस्तों के साथ घूमना, मजे करना, या फिर ये सारी चीजें। परमानेंट सुख है आपके पास एक अच्छी नौकरी हो, फिर आपके पास एक अच्छी लाइफ हो। तो उन सभी इन सभी आप अपनी प्रायोरिटी को देखिए, अपने गोल्स को देखिए, आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। नौकरी तो नौकरी, या फिर आपका बिजनेस तो बिजनेस, मतलब आपके मन में एक पूरा वो होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। आप मतलब फेड अप मत कीजिए कि हम आंखें बंद कर रहे हैं तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा कि हम क्या करेंगे।
तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए। मोटिवेट रखने के लिए जो रोमन सैनिक कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम पागलों की तरह 12-12, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं। आप 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का रेस्ट लीजिए। तो और साथ ही साथ अभी जैसे कि ये कोरोना का दौर चल रहा है, तो एक मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेट कीजिए खुद को। और दूसरा, बहुत बड़ा सोचिए आप अपनी जीवन में। छोटी छोटी बातों में बिल्कुल मत उलझिए कि आज इसने हमसे ये कह दिया, आज इसने हमसे ये कह दिया, व्हाट्सएप में हमें किसी ने ब्लॉक कर दिया, फेसबुक ने पे हमारी किसी ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, आज ये नहीं है हमारे पास, आज वो नहीं है। मतलब आप प्रॉब्लमेटिक मत बनिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। जितनी ज्यादा आप समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे, आपको परेशानी होगी। ओवर थिंकिंग मत करें, लिव इन प्रेजेंट। बहुत जो आज है हमारे पास, आज आपका क्या उद्देश्य है, आज आपका उद्देश्य स्टूडेंट्स हैं तो आप पढ़िए, इसके अलावा कुछ मत सोचिए। सिर्फ अपना वही है, सेट द टारगेट और हिट द टारगेट, इसके अलावा कुछ नहीं। नो मोर विकल्प, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है पढ़ने के अलावा। तो आप पढ़िए और अपना गोल अचीव कीजिए, सिंपल। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ये जो व्यूअर्स हैं होम ट्यूटर शुप्री, इनको अपना जवाब मिला होगा। मैम की भाषा में मैं बोलूँ तो सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। आप लोग भी अपना टारगेट सेट करिए और उसे जल्दी से जल्दी निरंतर अभ्यास के साथ हिट करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप स्टूडेंट भी थे और साथ ही साथ अभी जो कि आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में सवाल रहता है कि आप डीएसपी हैं, आप पद में हैं, आप शिक्षा कैसे दे सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको लेके थोड़ा सा प्रकाश डालिए और साथ ही साथ मुझे इस बात के बारे में और थोड़ा सा बताइए कि स्टूडेंट और टीचर दोनों के अध्ययन में क्या अंतर रहता है। जैसे मैं स्टूडेंट थी, उस समय मैं जॉब में नहीं थी, लेकिन अब जब मैं एक जॉब में हूँ, तो मेरे पास ये एक्चुअली पढ़ाना मेरी हॉबी है। पढ़ना और पढ़ाना मेरी हॉबी है। तो इस हॉबी के जरिए मुझे खुशी मिलती है। मैं जो हमारी जो जॉब की टेंशन्स हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट्स के लिए टेंशन रिलीज करने का ये भी है कि आप अपनी हॉबी डेवलप कीजिए। तो पढ़ाने में एक, जैसे मैं हूँ, मैंने वो सारी चीजें देखी हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अब वही मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं उन सभी चीजों का ध्यान रखती हूँ कि एक स्टूडेंट्स किस उसमें परेशान हो सकता है, उसको कैसा मटेरियल चाहिए, उसको कैसा इजी गोइंग मटेरियल चाहिए। तो वो मैं उसकी मदद करती हूँ कि हाँ, जो जो चीजें मुझे फेस करनी पड़ी अपने टेन्योर में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो वो अन्य स्टूडेंट्स के लिए ना फेस करनी पड़े। इसीलिए मैंने ये एक माध्यम चुना कि मैं स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान कर सकूं, मैं उनके लिए बता सकूं कि आप मेरी तरह परेशान ना हो और आप बहुत जल्दी अपना गोल अचीव करें। जब हम किसी और के सपनों को साकार करने में आगे आते हैं, तो उससे हमारे मन को खुशी मिलती है। तो इसलिए मैंने ये चुना कि हाँ, मैं इसको अपनी हॉबी के रूप में डेवलप करूं, और मैंने ये पढ़ाने का एक निर्णय लिया अपनी लाइफ में। चलिए मैम, एक और सवाल मेरे सामने रखा गया है अंशुमन दांगी जी द्वारा। वो पूछते हैं कि मैडम आपसे क्या पूछा गया था इंटरव्यू में, मीन्स कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए थे जब आप इंटरव्यू हॉल में गए थे। उसका अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव आप हमारे साथ साझा करें। नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं कि आप कहाँ से हैं और वहाँ उस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप उस क्षेत्र में विकास कैसे करेंगे। इसके अलावा जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट रहते हैं, उनसे आपके क्वेश्चंस होते हैं कि आपने क्या पढ़ा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ग्रेजुएशन में आप वही सब्जेक्ट लें जो आप पढ़ सकें। इसके अलावा मुझसे ये जो आप पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं कि आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, आप पुलिस क्यों बनना चाहते हैं, आप ये डेप्यूटी कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं, पुलिस में ऐसा क्या है, या फिर इस जॉब में ऐसा क्या है। और एक सबसे अच्छी जो चीज है कि आपको जो भी आप प्रेफरेंस डाल रहे हैं, आपको सब जॉब के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने प्रेफरेंस डाल दी और हमें ये भी नहीं पता कि हम डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं। तो आपके पास वही एक क्लियर गोल होना चाहिए, आपके पास विजन होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। हर सवाल में आप मतलब क्यों पूछें, आप खुद से ही क्वेश्चन कीजिए कि अगर मुझसे ये सवाल पूछा तो मैं क्या कहूंगा। और दूसरा, बहुत इंटरव्यू में सबसे अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं पोलाइटनेस से, हम्बलनेस से। आप जितने ज्यादा जेन्युइन रहेंगे, आपको उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, उतने ही ज्यादा, जितने ज्यादा आप मेच्योर रहेंगे, आप बिल्कुल
मतलब एक गंभीर जो व्यक्ति होता है, जिसके पास एक विजन हो, एक गोल हो, जिसके पास एक विचारधारा हो, जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, कि जो जो उसने अपनी बायोडाटा में लिखा है उसका जवाब हो। ऐसा नहीं कि उसको खुद ही नहीं पता है कि मेरे गांव में क्या समस्या है, मेरे गांव में कितने लोग हैं, उसको कौन सी जाति निवास करती है, वहां की क्षेत्र की प्रॉब्लम क्या है, तो उसमें क्या समझेंगे। ये जानेंगे कि इसको कोई आइडिया नहीं हो और ये नौकरी में जाने के बाद भी ऐसे ही करेगा। तो एक आप ऐसा समझिए, जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, कि आपसे एक लोक सेवक की तरह क्या क्या आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो अपने आप को सिविल सर्वेंट मानकर ही आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। आशा करता हूँ कि जिस खूबसूरती से आपके द्वारा ये जवाब मिला है, मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ, अंशुमन दांगी जी को अपने सवालों का जवाब मिला होगा। मैम, एक क्वेश्चन और आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि मैम, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएसपी इन द पुलिस डिपार्टमेंट? व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रोल रहते हैं, और ये कैसे डिफर करते हैं अन्य किसी पद से, जैसे कि मैं कोरिलेट करूँ एसआई या टीआई से? ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी जी। जैसे बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है डीएसपी का क्या काम होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सब इंस्पेक्टर के ऊपर होता है टीआई। सब इंस्पेक्टर प्रमोट होके टीआई बनते हैं, थाना इंचार्ज। और फिर जैसे मैं डीएसपी हूँ, तो मेरे अंडर में 3 थाने आएंगे, जिनके सुपरविजन हमें करना रहता है, कि हमारे अंदर जितने 3 या 4 या 5 थाने आते हैं, तो उन टीआई के ऊपर हम होते हैं डीएसपी। हमें उनकी सुपरविजन अथॉरिटी होते हैं, कि हमें देखना रहता है कि थाना कैसे वर्किंग करेगा, और थाने के लोगों पर कैसे एक जो अनुशासन बनाए रखना है, लॉ एंड ऑर्डर में भूमिका होती है। और ऑफिस में मुख्य भूमिका होती है, ऑफिस के सारे काम करने रहते हैं। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। डीएसपी की नौकरी एक अच्छी नौकरी है। शहर में जब रहते हैं तो सीएसपी के रूप में जाने जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो एसडीओपी के रूप में जाने जाते हैं। पद एक ही है, डीएसपी। और शहर में वही सीएसपी हो जाते हैं, और गांव में वही एसडीओपी हो जाते हैं। हमारे अंतर्गत 3 थाने आते हैं, और उनका सुपरविजन जो करना है वो एक डीएसपी का प्रमुख कार्य है। मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डीएसपी के क्या कार्य रहते हैं। मैम, एक प्रश्न आ रहा है मेरे सामने, पीयूष गोयल जी का प्रश्न है। उन्होंने प्रश्न पूछा है, मैम, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस फील्ड से आते हैं, मतलब करंट अफेयर, मैथ्स रिलेटेड वगैरह वगैरह? मैं बता देता हूँ कि इनका शायद क्वेश्चन प्री से रिलेटेड है, प्रीलिम्स से रिलेटेड है। अगर ये प्रीलियम से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स तो आपको तैयार करना ही है। इसके अलावा मैथ्स वगैरह है, वो सेकंड पेपर में है, तो आपको मैथ्स भी प्रिपेयर करनी है। देखिए, ऐसा कोई वही है कि ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे कि अगर आप 2016, 17, 18, 19 सभी पेपर्स अगर आप प्रीलिम्स के देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कभी, जैसे इस बार जो पेपर था उसमें एमपी के बहुत सारे क्वेश्चन आए। लास्ट ईयर का पेपर था, उसमें एक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो आपको मैं ये कहती हूँ, आप सभी कुछ पढ़िए। आप ये मान के मत चलिए कि ये सब्जेक्ट आएगा ज्यादा या ये सब्जेक्ट आएगा, आपको थोड़ी ना पता है। तो आपको तो सभी चीजें पढ़नी चाहिए। करंट अफेयर्स भी पढ़ना चाहिए, जो जो सिलेबस में है वो सभी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी जो 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं सजेशन देना चाहूंगी कि आप एमपी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बहुत अच्छे से। क्योंकि एमपी का जो कवरेज है वो बढ़ता जा रहा है, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी। तो एमपी को बेस बना के चलिए आप। जी, आशा करता हूँ पीयूष जी को अपना जवाब मिला होगा। और सारांशतः मैं ये बताना चाहता हूँ, मैम के कहने का अनुरोध ये है, सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, लेकिन वर्तमान स्थिति तथा परिस्थिति को देखते हुए एमपी का वेटेज बढ़ता जा रहा है, तो कृपया करके आप उस पर स्पेशल फोकस रखें। बाकी पढ़ना आपको सभी सब्जेक्ट है, क्योंकि एमपीपीएससी इट्स ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि पेपर कैसा आ जाए। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करता हूँ, कभी साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, कभी करंट अफेयर, कभी एक्ट के क्वेश्चन वो 29 29 30 30 क्वेश्चन एक्ट के रख देते हैं। कभी अपन कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते रिगार्डिंग द सिविल सर्विसेज। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। अगर आपको पता हो कि आपको हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आने हैं, 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आने हैं, तो मेरे हिसाब से शायद आपको पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा और कॉम्पिटिशन का वो आनंद आप नहीं उठा पाएंगे। चलिए, मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सबसे पहले कुलदीप शर्मा जी हमें बता रहे हैं कि मैम, थैंक यू कि आप एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल जानकारी साझा कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। कुलदीप शर्मा जी, थैंक यू। और आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमारे साथ साझा
साझा कर सकते हैं। अंशुमन दांगी जी ने पूछा है, मैम आप कितने घंटे स्टडी करती थी, मीन्स की एट द टाइम ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ आप कितने घंटे स्टडी करा करती थी? मैं शुरू से ही जो मेरा रूटीन है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि जो मैंने अपनाया वो आप अपनाएं। आप अपनी लाइफ से सीखिए, आपके लिए क्या जोन, आपके लिए कौन सा समय कंफर्टेबल है। जैसे कि मेरा सुबह से ही मतलब हमेशा बचपन से ही मेरा मॉर्निंग में पढ़ने का है, तो मैं सुबह पढ़ती थी 5-6 घंटे, फिर मैं कोचिंग चली जाती थी और फिर मैं आके फिर पढ़ती थी रात को, और फिर मैं बहुत जल्दी सो जाती थी 10 बजे तक। तो वही मेरा है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। लेकिन ये सभी के साथ मैच नहीं होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। और दूसरा ये है कि आप कितनी जल्दी वो चीजें सीख सकते हैं। कोई बच्चा वही चीजें 50 घंटे में पढ़ता है, कोई 5 घंटे में पढ़ता है। तो आप अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन करिए कि आपको वही चीजें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, आप एक ही बार में इतना अच्छा पढ़िए कि आपको दोबारा वो चीजें आप रिकॉल करिए। शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए पढ़ते पढ़ते, और कभी भी जैसे आप मार्केट जा रहे हैं या फिर आप मोबाइल में उसकी फोटो खींच लीजिए, और कहीं दोस्तों के साथ बैठे हैं तो उसको एक बार देख लिया। तो ये कुछ कुछ चीजें होती हैं हमारे ब्रेन को ट्रेन करने की, कि हाँ हमें फिर दोबारा वो चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। इसीलिए कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, और उसको बार बार रिवीजन करती रहिए। रिवीजन इज द मोस्ट, बहुत सारी बुक्स पढ़ने की बजाय 2-3 बुक से ही और उसको बार बार पढ़िए, ये है। कि चलिए, आपने 50 बहुत बुक अच्छी या जानकारी। 50 नोट्स लेने से कोई मतलब नहीं है। इस कोचिंग का भी, इस कोचिंग का भी, एक ही नोट्स को लीजिए और उनका फिर बार बार आप रिवीजन करते रहिए। मैम का कहने का तात्पर्य हुआ करता है कि जिस भी स्टडी मटेरियल से आप पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखिए, और समय आपकी क्षमताओं पर निर्धारित करता है कि अगर आपकी बुद्धि क्षमता बहुत अच्छी है तो आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मॉडरेट हैं पढ़ने में तो आप थोड़ा सा समय ज्यादा से ज्यादा दीजिए, और ये व्यक्तिगत आपके सामंजस्य पर डिपेंड करता है कि आपका पढ़ने का समय या अध्ययन समय आपका कितना होना चाहिए। आशा करता हूँ अंशुमन जी को अपना जवाब मिला होगा। होम ट्यूटर शिवप्रीत जी का क्वेश्चन आ रहा है, प्री रिजल्ट कब तक आएगा? बेटा, मैम बता दें कि अपन लोग करियर काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, रिजल्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। हालांकि अब आपने प्रश्न पूछा है तो मैं मैम से निवेदन करूंगा कि मैम आप जरा इस बात को समझाइए कि प्री का रिजल्ट कब तक आ सकता है। अभी वर्तमान में प्री के रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हुई है? आप सभी जानते आप सभी जानते हैं कि प्री के रिजल्ट में देरी क्यों हुई है, ड्यू टू हाई कोर्ट डिसीजन। मैं जब भी मुझसे कोई पूछता है प्री का रिजल्ट कब आएगा, तो मैं उससे बदले में एक क्वेश्चन और पूछती हूँ कि क्या आपकी मेंस की तैयारी है। आप क्या बताइए, क्या बात। आपकी मेंस की तैयारी है? क्या अगर आज रिजल्ट आ जाता है तो आपको क्या मिलेगा, कल रिजल्ट आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? क्या आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली है कि आप सीधे मतलब वो हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे? सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन कीजिए, रिजल्ट कभी भी आए। आपको तो ये होना चाहिए कि आज रिजल्ट अगर प्री का आ जाता है तो मैं आज ही मतलब पूरी तैयारी के साथ तैयार हूँ। तो रिजल्ट का वेट मत कीजिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपने मेंस अपनी आंसर राइटिंग अच्छी करिए, और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए कि हाँ अगर आज रिजल्ट आ जाए या 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाए, आई एम परफेक्ट। मैं आप मुझे आप सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए मैम, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस सवाल का जवाब दिया है। जो लोग में भी शायद कुछ दिक्कत आ रही है। अच्छा, योर एम इज योर विजन, शायद कुछ मैं मॉडरेटर जी से अनुरोध करूंगा कि अगर कोई इंटरप्शन आ रहा है तो कृपया करके उसे ब्लर आउट किया जाए। जब तक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैम ने बहुत ही खूबसूरती से इस सवाल का जवाब दिया है कि जो लोग ये सोचते हैं कि रिजल्ट आएगा तब हम तैयारी करेंगे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो बेटा आप लोग रिजल्ट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। आप लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा स्पीड से करने की कोशिश कीजिए, और साथ ही साथ अच्छे जो आपके मार्गदर्शक हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे आपके पेरेंट्स हो, उनके मार्गदर्शन में रह के आप अपने भविष्य का निर्माण करें। साथ ही साथ अभी मुझे जवाब मिल पा रहे हैं। अंशुमन दांगी जी ने बोला है, थैंक यू मैम। पूजा जैन जी हमसे बोलती हैं कि मैम यू आर माय आइडल। मैम ये सेम वर्डिंग मेरी भी है, आल्सो यू आर माय आइडल। और मैम मेरी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो कहीं अगर गलती हो जाए तो माफ करिएगा। और ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अतुल बाथम जी ने पूछा है आपसे कि मैम प्री के लिए बेस्ट बुक कौन सी होती है? अतुल बाथम जी का प्री के प्रश्न है लिए मैम। अगर आप 2017 की प्रिपरेशन करते तो
कर रहे होते तो मैं कहती लूसेंट ऑब्जेक्टिव, लेकिन अब जी, जी, चूंकि जी। एमपी का वेटेज बढ़ गया है तो मैं आपसे कहूंगी कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव प्लस एमपी का आप जो डेप्थ बुक्स हैं, जैसे आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी की, निर्माण की, इसके अलावा आप उपकार की, तो ऐसी डिटेल्स बुक का आप अध्ययन करिए। एमपी को आप प्रायोरिटी में लेके चलिए। इसके अलावा अगर आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं या फिर आप विद्या की ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव्स आप लगाते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा स्पीडी की भी ऑब्जेक्टिव बुक आई हैं, तो आप उनको, मतलब मैं वही कह रही हूँ कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा 50,000 क्वेश्चंस को आप ये मान के चलिए, आप ये टारगेट चलिए, अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है कि आपको 5,000 क्वेश्चन रोज रोज करने हैं, रोज 5,000 नहीं तो 1,000 का टारगेट बनाइए। जब आप 1,000 क्वेश्चन आप रोज करने लगेंगे, आप मतलब ओएमआर भरिए। क्वेश्चन करने का मतलब आप पढ़िए और टेस्ट दीजिए और ओएमआर भरिए, गोले भरने का अभ्यास कीजिए। ये गोले भरने में जो एरर होती है वो नहीं होनी चाहिए आपसे। मतलब क्वेश्चन हमसे बने या नहीं बने वो अलग बात है, लेकिन हमारी स्टूपिडिटी की वजह से और हमारा सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो गोले भरने का अभ्यास कीजिए। आप अपने जो ओएमआर है उसको कैसे भरा जाता है उसका आप अभ्यास कीजिए, और साथ ही साथ प्रतिदिन 1,000-1,200 क्वेश्चन को कवर कीजिए, तो आपका प्रीलिम्स निकलने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए ठीक मैम, मैं आशा करता हूँ कि सवालों का जवाब हमारे व्यूअर्स को मिल रहा होगा। और मैम इसी श्रेणी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मुझे और सवाल मिल रहे हैं, सवाल मेरे पास आना स्टार्ट हुए हैं। पीयूष गोयल जी ने पूछा है, मैम एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस फील्ड, अच्छा ये थोड़े पुराने कमेंट्स है, सॉरी फॉर दैट। शुभम गुप्ता जी का आ रहा है, थैंक यू सो मच मैम फॉर इंस्पायरिंग अस। सलोनी पांडे जी ने क्वेश्चन पूछा है, मैम एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन से कैसे बच सकते हैं? ऐसा बोलते हैं कि सब करप्ट हो जाते हैं, यहाँ सच में ऐसा होता है क्या मैम? इस बात पर थोड़ा सा आप बच्चों को गाइड करें, करप्शन से कैसा बचा जाए एट द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, करप्शन का ऐसा है कि कोई आपको डंडा लेके नहीं है कि करप्शन करो, करप्शन करो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप ईमानदार रहना चाहते हैं तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको मजबूर कर दे कि आप करप्ट बनिए। बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी ऑनेस्टी के साथ, आप अपनी डिग्निटी के साथ नौकरी कर सकते हैं। कई सारी ऐसी नौकरियां हैं जिनमें करप्शन होता ही नहीं है, और कई सारे हमारे ऐसे ऑनेस्ट ऑफिसर हैं जिन्होंने मतलब पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी से गुजारी। और वही है कि मैं मानती हूँ कि जो चोरी का माल है वो मोरी में जाता है, इसीलिए हमेशा ईमानदारी के साथ, और अपनी जो सैलरी है, अपनी ईमानदारी का पैसा आपको हमेशा फलीभूत होगा, उसी के साथ अपना बहुत अच्छे से जीवन यापन किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग हमें जबरदस्ती इन्वॉल्व करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप ईमानदारी से अपना रहना चाहते हैं तो दैट विल बी वेरी ग्रेट फॉर यू। मैम एक व्यक्तिगत प्रश्न मेरा है, मैम आपके सामने कभी ऐसा अवसर हुआ कि कहीं से आपको ब्राइवरी मिल रही है, उस समय आपका क्या रिएक्शन हुआ करता था? उस समय मुझे ये इट जस्ट अ फनी मोमेंट कि जी जब भी मैम जी कोई ऐसे कुछ करता था तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आती थी, और मैं उससे बोलती थी कि सॉरी ये बैड वर्ड है, मैं बोलती साले तू मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे मैम। हुई, और उसको भगा देती थी अपने चैम्बर से। तो फिर कोई मेरे पास नहीं आता था। एक अच्छी छवि थी और मैंने कभी गरीबों को किसी को सताया नहीं, तो मतलब हर कोई आके ये कहता था कि इनके पास जाएंगे तो जरूर न्याय मिलेगा। तो वही है कि हमें कोई डिगा नहीं सकता। हमारा एक दृढ़ निश्चय इतना होना चाहिए, हमें हमारे गोल, हमारी प्रायोरिटी डिसाइड होनी चाहिए, हमें क्या करना है। तो इसीलिए कभी ऐसा मतलब कहीं ऐसा मौका नहीं मिला, और जब हम ईमानदार रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, तो ईश्वर हमारा साथ देता है। और जो आदमी जी गलत करता है वो कभी किसी से नजरें नहीं मिला पाता, और उसके उसको हमेशा ये डर लगा रहता है लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इसलिए ईमानदारी आपको ताकत देती है, हिम्मत देती है। तो हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए और अच्छाई का साथ दीजिए। जी मैम, बहुत अच्छा आपने बड़ी ही खूबसूरती से इस सवाल का जवाब दिया है। मेरे पास अन्य सवाल आ रहे हैं, जैसे कि शालू जैन जी ने सवाल पूछा है, मैम स्टेट पीएससी और यूपीएससी में कितना डिफरेंस होता है? साथ ही साथ अंशुमन दांगी जी ने सवाल पूछा है कि मैम आपके नेक्स्ट प्लान क्या है, फ्यूचर में प्लान क्या है, वेदर यू आर लुकिंग फॉर एमपीपीएससी और लुकिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, डिप्टी कलेक्टर या फिर डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर। मैं अभी जो मेरा गोल है वो मेरा इसी पुलिस में ही रहने का है।
चूंकि अभी मैं यूपीएससी के लिए ना तो प्रिपेयर हूँ और ना ही मैं ये लीव वगैरह लेके 2-3 साल अपने वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा आपके लिए टाइम चाहिए। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, इंसान को हमेशा यथार्थ में जीना चाहिए। ये नहीं कि हमें किसी ने कह दिया अरे तुम तो तुम्हारे अंदर बहुत कैलिबर है, तुम में तो बहुत क्षमताएं हैं और तुम तो जाओ यूपीएससी की तैयारी करो। हाँ, इंसान को खुद अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि हमारे लिए सही क्या है। तो अभी वर्तमान में मुझे पुलिस में ही रह के कंसंट्रेशन से इसी में अच्छा करना है और अपनी आगे की लाइफ इसी में मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मीन्स, था? हाँ मैम, क्वेश्चन था मैम, डिफरेंस, शालू जैन जी का क्वेश्चन है, आज डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी। एमपीपीएससी सिलेबस एंड यूपीएससी सिलेबस एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देयर एग्जीक्यूशन और देयर सिलेबस पैटर्न, और इनकी तैयारी में अपन को कितना डिफरेंस मिलता है कि किस तरीके से हम एमपीपीएससी की तैयारी करें और किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी करें। ये जैसे अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एमपीपीएससी के प्रिपरेशन करने में उतनी दिक्कत नहीं जाती, आपको सिर्फ एक एमपी अलग से पढ़ना रहता है। जी जी। लेकिन अगर आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करते करते यूपीएससी क्लियर कर लूंगा, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। यूपीएससी एक अलग ही वो है और उसमें सारी चीजें बिल्कुल अलग है। यूपीएससी का सिलेबस अलग है, हाँ 30-40% मैच होता है, लेकिन अलग है। दूसरा डिफरेंस है कि एमपीपीएससी में आप सब्जेक्ट वाइज हटा दिए गए हैं और यूपीएससी में सब्जेक्ट होते हैं। तो यूपीएससी में आपको सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है, फिर यूपीएससी में आपके जो प्रीलिम्स है उसमें माइनस मार्किंग है, एमपीपीएससी में माइनस मार्किंग नहीं है। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है, पेपर वाइज पैटर्न अलग अलग है। जो क्वेश्चंस जैसे अभी 2020 का सिलेबस एकदम से चेंज कर दिया है, वैसे यूपीएससी में अलग है कि आपको 100 मार्क्स में आपको 6 मार्क्स में कितना लिखना है, आपको 3 मार्क्स में कितना लिखना है, 5 मार्क्स में कितना लिखना है। तो वो दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग है। इसीलिए आप एक समय में एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। अगर यूपीएससी तो यूपीएससी, एमपीपीएससी तो एमपीपीएससी, दोनों को आप साथ में लेके नहीं चल सकते। जी, आशा करता हूँ कि जितने व्यूअर्स हैं उनको उनके सवाल के जवाब मिल रहे होंगे। मैम के अनुसार यूपीएससी और एमपीपीएससी दो अलग-अलग तरीके होते हैं, अध्ययन के भी और कार्य के भी। तो आप एक साथ दो लेके नहीं चल सकते। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी को बड़ी ही दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए उसको लेके। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो समय भले ही थोड़ा-सा ज़्यादा लगे, लेकिन आपके हौसले बिल्कुल बुलंद हैं, तो आप एक दिन जाके यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को भी क्रैक कर सकते हैं। और मैम, इसी के साथ मेरे पास और प्रश्न आ रहे हैं। पहले प्रश्नों से पहले मैं अनुरोध करूंगा प्रबल जी से कि वो मैम की साइट विनर एजुकेशन पॉइंट को एक बार डिस्प्ले पे दिखाएं, ताकि हम लोग जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता सके कि ये मैम की साइट है, आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी। ओवर टू यू मैम। ये मेरा चैनल है विनर्स एजुकेशन पॉइंट, और आप इस पे प्रबल जी वीडियोस पर क्लिक करिए तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। ये देखिए कई सारे हमने वीडियोस प्रोवाइड करे हैं, लगभग 500 से ज्यादा, जिसमें मेरी खुद की फोटोज भी डली हुई है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेरा चैनल है। इसके अलावा आपको इसी नाम से हमारा सेम टेलीग्राम चैनल भी है, जिसमें आपको हमारे वीडियो और सारी लिंक भी मिल जाएंगी। और इसके अलावा हमारे 500 से ज्यादा वीडियो यहाँ पर डली हुई है, ये देखिए आप। कई सारे सभी मुद्दों से रिलेटेड कि कैसे पाए सफलता, उत्तर लेखन कैसे करें, मॉक इंटरव्यू कैसे दें, एमसीक्यूज कैसे टैकल करें, उत्तर लेखन कैसे करें, सफलता कैसे अर्जित करें, बहुत सारे हैं। और ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जैसे हिंदी के वो कैसे का हम तैयारी करें, वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, एमपी पुलिस की प्रिपरेशन कैसे करें, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन बटन, और इससे हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपकी जो तैयारी है वो सही लोगों से, टॉपर से ही आपको सही दिशा निर्देश मिले, ना कि कहीं से भी आपको कोई तो भी कुछ तो भी पढ़ा रहा है। तो आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।
जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं, आप शीघ्र अतिशीघ्र जाइए यूट्यूब पे। हाँ, ये वेबिनार खत्म होने के बाद जाइए, ये नहीं कि आप वेबिनार को लीव कर रहे हैं बीच में और चैनल पे जा रहे हैं मैम के। अच्छी बात है कि आपको जाना है, लेकिन वेबिनार पूरा अटेंड करने के बाद जाना है और यूट्यूब में जाके सर्च करना है विनर एजुकेशन पॉइंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को दबाना है, वीडियो को अपने दोस्तों के मध्य शेयर करना है और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करना है। नासरीन जी का मैसेज आ रहा है, प्राउड ऑफ यू। नासरीन जी कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू, और हम भी आपसे बोलना चाहेंगे कि मैम साथ ही साथ हमें भी आप पे बहुत ज्यादा प्राउड है, और साथ ही साथ मैम के आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शुपरी वालों के लिए, उन पे थोड़ी परिचर्चा करते हैं कि मैम शुपरी वालों के लिए आगे भविष्य में क्या करने वाली हैं, कि शुपरी में उनका क्या रोल रहेगा शुपरी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी इस बार प्री निकाल रहे हैं, मींस की तैयारी के लिए काफी ज्यादा चिंतित हैं क्योंकि वो लोग बड़े शहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या मार्गदर्शन मैम प्रोवाइड करेंगी? उनके लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले आप परेशान मत हो। आई एम विथ यू अंशुल जी, और हम सभी लोग आपके हित के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। और इसके साथ ही साथ हमारा एक जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो हम ये सोच रहे हैं कि हम एमपीपीएससी के लिए मतलब क्लासेस स्टार्ट करने का, जो द लर्नर एकेडमी है उसी के माध्यम से, द लर्नर एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम एमपीपीएससी स्पेशल सीरीज लाने जा रहे हैं। तो उसके जरिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला तो हम इस सीरीज को बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आप हमें बताइए कि आप कमेंट के जरिए बताइए, और आप अंशुल सर से आप कांटेक्ट के जरिए बताइए कि क्या आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, क्या आप मेरे अनुभवों का फायदा लेना चाहते हैं। अगर आप मेरे अनुभवों का फायदा लेकर सिलेक्ट होना चाहते हैं पहली ही बार में, तो आप हमारे एमपीपीएससी मेंस की जो स्पेशल क्लासेस हैं उसमें आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और आपका जैसे जैसे हमें प्यार मिलता जाएगा तो हम उतनी ही एफिशिएंसी से, उतनी ही ऊर्जा से, उतनी ही ताकत से बहुत जल्दी आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जी मैम, मैं ये संदेश कोशिश करूंगा कि हर एक मोड के माध्यम से शिवपुरी शहर के जितने भी छात्र हैं उन तक पहुंचाऊं कि उनके लिए आप स्पेशली या अपन सब लोग मिलके एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं ताकि वो लोग अपने भविष्य में बहुत ही जल्दी वो उपलब्धि हासिल कर सके जिनके वह हकदार हुआ करते हैं। साथ ही साथ मुझे एक प्रश्न मिला है प्रियंका भार्गव जी का। प्रियंका प्रियंका भार्गव जी ने प्रश्न पूछा है, मैम प्री और मेंस के सेल्फ नोट्स अलग अलग बनाने चाहिए या नहीं चाहिए? चलिए शॉर्ट और विस्तार में बताता हूँ। उनका कहना ये है कि मैम क्वेश्चन जो आपके नोट्स हैं वो प्री के लिए अलग बनाए या मेंस के लिए? बहुत से बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं, प्री और मेंस के नोट्स अलग अलग बनाने चाहिए, आपका इस बारे में क्या राय है मैम? बिल्कुल अलग अलग बनाना चाहिए। प्री जो है वो फैक्ट बेस है तो उसके नोट्स अलग ही रहेंगे, और जो मेंस है उसके नोट्स बिल्कुल अलग रहेंगे। लेकिन मैं आपके लिए एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि मेंस के नोट्स चूंकि बहुत ज्यादा वास्ट होते हैं, 6 6 पेपर्स होते हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एमपीपीएससी के लिए नोट्स मैंने अभी 4 सब्जेक्ट के खुद की हैंड रिटन राइटिंग में, बहुत सुंदर राइटिंग में, इजी लैंग्वेज में आपको बनाए हैं। तो अगर आप जैसे ही हमारे चैनल पर जाएंगे, चैनल पर जाकर और आप हमारे वीडियो में देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप सीधे हम तक हमारे नोट्स के जरिए पहुंच सकते हैं और उनका फायदा ले सकते हैं। उससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको नोट्स बनाने में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना रहेगा। तो आप सिर्फ पढ़ेंगे और सिर्फ याद करना आपका जो गोल है वह रहेगा। तो आपकी जो मेहनत है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो बच जाएगा। हाँ, प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हम बहुत जल्दी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं कि उसके अलावा कहीं से कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा, एमपी के भी और सारे सब्जेक्ट के। तो एमपी के मेंस के नोट्स अलग हैं और प्रीलिम्स के नोट्स बिल्कुल अलग हैं। मैम आशा करता हूं कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी के सवालों के जवाब उनको मिल गए होंगे, और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा डीएएसएफ के फाउंडर प्रबल जी का, और धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी समस्त टीम का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों आपके साथ लाइव आ सकूं और अपने इस माध्यम से बच्चों के प्रश्नों को आपके समक्ष रख सकूं। और मैम एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपको हमारे साथ इस पूरी कन्वर्सेशन में कैसा अनुभव रहा, और आपकी क्या राय है इस वेबिनार के बारे में?
ये सबसे पहले धन्यवाद अंशुल जी, धन्यवाद प्रबल जी और आपकी एंटायर टीम कि आपने मुझे इस काबिल चुना और आपने मुझे इस काबिल माना कि मैं आपको आपसे जुड़ सकूं और सारे स्टूडेंट्स के लिए एक जो लाइफ चेंजिंग सेमिनार है उसका अंग बनूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत अच्छा ये सराहनीय प्रयास है, इसके जरिए हम स्टूडेंट्स के लिए उनके सारे जो डाउट हैं उनका जवाब दे सकते हैं और आगे हम इसी माध्यम से बहुत सारी क्लासेस भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस रहेगी, हम इसके जरिए सदैव आपसे जुड़े रहेंगे और स्टूडेंट्स के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, उनके हितों के लिए हमेशा सोचते रहेंगे। शिवपुरी ही नहीं, हम पूरे भारतवासियों को इससे जोड़ेंगे, द लर्नर एकेडमी से और द विनर्स एजुकेशन पॉइंट से, कि हम बहुत जल्दी सभी लोगों तक पहुंचे और सभी लोगों को जो हमारा ज्ञान है तो उससे हम अवगत करा सके। तो थैंक यू सो मच अंशुल जी और प्रबल जी। जी मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ या हमारी संस्था को देने के लिए। और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कमेंट। मैम, अंशुमन दांगी का नेक्स्ट प्लान क्या है? अंशुमन दांगी जी ने प्रश्न पूछा है, मैम आपका नेक्स्ट प्लान क्या है रिगार्डिंग द मीन्स और राइटिंग वगैरह वगैरह। ये लास्ट प्रश्न होगा आज के सेशन का। मैं मतलब वो मुझसे पूछना चाह रहे हैं मेरा प्लान है हाँ हाँ। कि स्टूडेंट्स का प्लान है? हाँ, अभी हाल फिलहाल मतलब मैम क्या? आप ही का प्लान क्या रहेगा रिगार्डिंग योर फ्यूचर, रिगार्डिंग कि आप कैसे उन्हें मार्गदर्शन दे सकती हैं? अच्छा, मैं उन्हें कैसे? तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इसके अलावा अगर आपका प्यार मिले, सपोर्ट मिले तो हम बहुत जल्दी एक ऐप भी लॉन्च करेंगे जिससे कि आपको उत्तर लेखन शैली, आपको बहुत सारे उत्तर पीडीएफ, आपके लिए टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज होंगी मेंस के लिए। बस हमें ये आपका फीडबैक चाहिए कि आप कितना, हम एमपीपीएससी के कितने जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए बहुत जल्दी हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा होगा, कैसे लिखना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे हमें गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन सी गलतियां स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए। तो हमारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको बता दिया जाएगा। तो आपको बस करना ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, हमसे जुड़ना है और ऑनलाइन की तरफ अपना रुझान बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम वंस अगेन। और मैं आप लोगों को एक और सूचना देना चाहता हूं, अगर आपको ये वेबिनार अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक मात्रा में यस लिखें, ताकि हम लोग आगे भी इस तरीके की और सीरीज को आगे बढ़ा सके। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना, संडे को ठीक शाम 7 बजे हम फिर से लाइव मिलेंगे, जिसमें हम परिचर्चा करेंगे वर्तमान एसआई जो श्योपुर में पदस्थ हैं। वर्तमान एसआई संदीप शर्मा जी, वो आपके समकक्ष होंगे, जिसमें आप सभी लोग अपने जितने भी प्रश्न हैं एसआई से संबंधित, उनकी भूमिका से संबंधित, कैसे उन्होंने ये क्वालिफाइड किया, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आप उनके सामने रख सकते हैं। और आप लोगों से अब मैं लेना चाहूंगा विदा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार, सम्मान, आदर आप लोगों का जो है वो निरंतर बना रहे। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। और पहली बार आपने हमारे पेज पर विजिट किया है तो पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।